वो इंसान कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकता जो रैंडम डायरेक्शन में भाग भाग करता। ठीक उसी तरह आपका मशीन लर्निंग मॉडल कभी परफेक्ट, रिलायबल एंड रियल वर्ल्ड यूज केस हो ही नहीं सकता जब तक आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी नॉइस को म्यूट करके और आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है फॉर एनी यूज केस, तो आपके स्टेप्स जीरो से लेकर डिप्लॉयमेंट तक क्या होने चाहिए और किस स्टेप का क्या यूज होता है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग रैंडम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, सोशल नेटवर्क पे जा जाके काफी वीडियोस आपने देखे होंगे कि पहले ये करो, पहले वो करो, लेकिन कभी किसी ने एक परफेक्ट फ्लो आपको नहीं बताया। और शायद इसीलिए आपको आज तक नहीं पता कि अगर मुझे एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो मेरा प्रॉपर फ्लो क्या होना चाहिए, जिसको हम मशीन लर्निंग मॉडल की पाइपलाइन भी बोल सकते हैं। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे, एक प्रॉब्लम उठाएंगे, समझेंगे कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर मुझे मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो मुझे स्टार्ट कहां पे करना है और खत्म कहां पे करना है, क्योंकि खत्म करना भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ स्टार्ट करना नहीं। तो चलिए इस जर्नी में मैं आपको पहले सारे स्टेप्स बता देता हूं कि ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है। फिर हम लोग हर एक स्टेप में डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि किस स्टेप में क्या इंपॉर्टेंट है। डन है। हम एक प्रॉब्लम उठाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते सीखेंगे, क्योंकि सिर्फ बातें करूंगा तो शायद आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक मॉडल को प्रॉपर ट्रेन करने में और डिप्लॉय करने में। तो बेसिकली आज हम लोग एक प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को बाद में आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं। पहले मैं स्टेप्स की बात कर लेता हूं कि किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने में, डिप्लॉय करने में क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला स्टेप। सोचिए आपके माइंड में कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं जिसको सोल्व करने के लिए आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? क्या सोचा आपने? डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा ढूंढेंगे, बस। यहीं पे गलती करते हैं 99% बिगिनर्स, सभी सारे स्टूडेंट। कभी भी पहला स्टेप डेटा कलेक्ट करना होता ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल या किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करना कि उस प्रॉब्लम को समझना। क्या आप उस प्रॉब्लम को समझ पाए कि वो प्रॉब्लम आपसे चाहता क्या है? क्या इस प्रॉब्लम में आपको कुछ प्रेडिक्ट करना है? क्या इस प्रॉब्लम में आपको कुछ फोरकास्ट करना है? क्या इस प्रॉब्लम में आपको कुछ क्लासिफाई करना है? प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? क्या ये प्रॉब्लम रिग्रेशन की है? क्या ये प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है? क्या ये प्रॉब्लम प्रेडिक्शन की है? जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने किसी भी स्टेप में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम एक्चुअली, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए क्या? क्या मुझे एक क्लासिफिकेशन मॉडल चाहिए, एक रिग्रेशन मॉडल चाहिए? एक बेसिक एग्जांपल। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। देखिए दूसरा स्टेप ये होता है कि अब आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है। अब दूसरा स्टेप होता है आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, डेटा डाउनलोड करना, डेटा आपके पास लेके आना कि इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए होगा। या अगर आपको वो डेटा कैगल पे मिल जाएगा, आपको वो डेटा गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा, काफी सारी जगहों पे आपको डेटा मिल जाएगा। गिटहब का यूज कर सकते हो आप डेटा के लिए। तो ये दो स्टेप हुए। अभी तक हमने क्या किया? हमने प्रॉब्लम देखी, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हमने प्रॉब्लम को समझा, फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी डेटा नीडेड है उस डेटा को कलेक्ट किया। अब सोचिए तीसरा स्टेप क्या होगा? आपके पास अब डेटा आ चुका है, अब आप क्या करेंगे? 80% टाइम मैं इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी चीजें सीख रहे हैं या जो अभी नए हैं इस फील्ड में या बिगिनर है इस फील्ड में। वो लोग क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं और सीधा मॉडल ट्रेन करते हैं। लेकिन ये कभी भी रिलायबल स्टेप नहीं है। आप कोई भी एआई टूल यूज करते हो अभी के टाइम में, चाहे वो क्लोड हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो कोडेक्स हो चैट जीपीटी का या कर्सर हो, जब आप उनसे कोई मॉडल प्रिपेयर करवाते हैं, एआई मॉडल प्रिपेयर करवाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल प्रिपेयर करवाते हैं, तो वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में वो लोग बीच में काफी सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं जिस पे आप कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि आप वाइब कोडिंग कर रहे हो। तो लेकिन वो स्टेप्स ही रियल स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। जब आपके पास डेटा आ जाए तो उस डेटा को उठा के सीधा मॉडल ट्रेन नहीं करना होता। अब आपको करना पड़ता है उस डेटा को क्लीन, और उस डेटा को क्लीन करने के लिए दो स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला, थर्ड स्टेप आपको परफॉर्म करना पड़ता है EDA, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी, डेटा
एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक बहुत ही फेमस कोट है जो आपको याद रखना चाहिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब अगर आप कचरा डालोगे तो आपको कचरा ही मिलेगा। अगर आप अपने डेटा में कचरे कचरे जैसा डेटा यानी कि रो डेटा का यूज करोगे मॉडल को बनाने में, तो आपका मॉडल कचरा ही होगा। तो जब तक आप डेटा को अच्छे से क्लीन नहीं करते, अगर डेटा को यूजेबल नहीं बनाते, तो आप चाहे कितना भी ज्यादा डेटा यूज करो, आप चाहे कितना भी अच्छा एआई टूल यूज करो, आप चाहे कितने भी मॉडल को फाइन ट्यून करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मॉडल घटिया ही रहेगा। तो इसीलिए ये स्टेप ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। क्या होता है ईडीए के अंदर वो हम लोग अभी देखेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। और ईडीए परफॉर्म करने के बाद फोर्थ स्टेप जो आता है आपका, वो होता है आपका एफ ई। क्या होता है एफ ई? फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? फीचर इंजीनियरिंग, जो डेटा आपने डाउनलोड किया है वो डेटा आपने अभी क्लीन कर दिया, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स को समझना, उन फीचर्स के बारे में जानना, उन फीचर्स के बारे में कोरिलेशन ढूंढना कि भाई एक फीचर का दूसरे फीचर से क्या रिलेशन है, किस तरीके से डेटा में चेंजेस करने से मेरे आउटपुट में चेंजेस होंगे। इन चीजों को ट्रेन करने से पहले समझना होता है ना, तभी आप एक अच्छे से ट्रेन कर पाओगे मॉडल को। तो फोर्थ स्टेप होता है आपका फीचर इंजीनियरिंग। नाउ हियर कम्स द फिफ्थ स्टेप, जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। अगर आपको ईडीए पता भी था, अगर आपको फीचर इंजीनियरिंग पता भी था, लेकिन ये जो फिफ्थ स्टेप है ये ऑलमोस्ट आपने भी अभी तक स्किप ही किया होगा। फिफ्थ स्टेप होता है डिसाइड करना कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस एल्गोरिथम का यूज करूंगा। कोई ध्यान नहीं देता, जो आपके क्लोड ने बोला, जो आपके कर्सर ने बोला, जैसा उसने किया आपने मान लिया और आप आगे बढ़ गए। लेकिन कभी ये सोचा है कि मैंने क्लोड को ये प्रॉब्लम दी थी तो उसको सॉल्व करने के लिए उसने रैंडम फॉरेस्ट ही क्यों यूज किया? कभी ये सोचा है कि उसने डिसीजन ट्री ही क्यों यूज किया? कभी ये सोचा है कि क्यों एक्जीबूस्ट यूज किया? उसने कर लिया, आपका काम हो गया, आप आगे बढ़ गए। लेकिन आपने क्या सीखा इससे? कुछ नहीं, जीरो। आप आज भी वहीं पे हो जहां पे आप कल थे, तो मीनिंग क्या है फिर उस काम का? तो फिफ्थ स्टेप ये होता है कि आप अपने डेटा को देखते हो, आप ये देखते हो कि मुझे मेरे प्रॉब्लम से क्या आउटपुट चाहिए, एंड देन आप उसके रिलेटेड डिसाइड करते हो कि अब मुझे क्या एल्गोरिदम यूज करना चाहिए। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस एल्गोरिदम से किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये पता करने के लिए आप हमारी चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बताए हुए हैं कि कब कौन से मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को यूज करना चाहिए। वो वीडियो जाके एक बार देख लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। तो फिफ्थ स्टेप होता है आपका डिसाइडिंग एल्गोरिदम। सिक्स्थ स्टेप ट्रेन द मॉडल। आपने डेटा लिया, डेटा को क्लीन कर दिया, फीचर इंजीनियरिंग कर दी, ईडीए कर दिया, एल्गोरिदम डिसाइड कर लिया, अब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। तो ट्रेन द मॉडल, ट्रेन द मॉडल। सेवंथ स्टेप क्या होता है? सेवंथ स्टेप, सॉरी, ट्रेन द मॉडल। फिर सेवंथ स्टेप, नाउ एवेल्यूट द मॉडल। सिर्फ मॉडल को ट्रेन करना इज नॉट इनफ। मॉडल को ट्रेन कर लिया, एक्यूरेसी आ गई, सपोज करो आपके मॉडल की एक्यूरेसी आ गई 95%, अब डन हो गया बस। 95% तो बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को तो ये लगेगा 95% एक्यूरेसी आ गई और क्या चाहिए? कभी भी नहीं होता। 95% एक्यूरेसी या सिर्फ एक्यूरेसी कभी मैटर करती ही नहीं है मशीन लर्निंग में। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि क्यों ये इनफ नहीं होता। सपोज करो कि आपने एक मशीन लर्निंग का मॉडल प्रिपेयर किया, उस मशीन लर्निंग के मॉडल से आप प्रेडिक्ट करवा रहे हो कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने डेटा दिया, आपने जो डेटा आपके मॉडल को दिया था उस डेटा में जो स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट 95% है, यानी कि उस डेटा में 95% बच्चे पास हो रहे थे। आपका मॉडल इस डेटा को यूज करके ट्रेन हुआ है, तो उसके हिसाब से 95% तो बच्चे पास हो रहे हैं। तो जब भी आप अपने मॉडल को एक नया इनपुट दोगे तो वो जो आउटपुट देगा वो उसी तरीके से देगा, उसी बायसनेस के साथ देगा, है ना। तो आपके मॉडल की एक्यूरेसी हो सकती है कि 95-96% आए, बट क्या ये रियल वर्ल्ड में रिलायबल मॉडल है?
बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमको हमारे मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसकी एक्यूरेसी अच्छी आए, उसके बाद भी प्रिसीजन और रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारी चीजें जाननी पड़ती है, जिसको एवेल्यूट करना बोलते हैं। प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, कैसे ये एक्यूरेसी से अलग है, ये सारी चीजें हम इस स्टेप में जब डीप डाइव करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा 7th स्टेप होता है एवेल्यूट करना मॉडल को, एवेल्यूएट द मॉडल, ट्यून करना मॉडल को, इसी में आता है 7 स्टेप में। तो ये 7 स्टेप होते हैं किसी भी पर्टिकुलर मशीन लर्निंग मॉडल को प्रिपेयर करने में या बनाने में या ट्रेन करने में, और फिर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो बेसिकली एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 7 के 7 स्टेप क्या थे। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझो, आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है। दूसरा स्टेप, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करो। तीसरा स्टेप, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उस डेटा को क्लीन करो, यूजेबल बनाओ। फीचर इंजीनियरिंग, अपने डेटा के अंदर जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं उनके कोरिलेशंस को समझो। फिर 5th स्टेप क्या आता है आपका, अल्गोरिदम डिसाइड करो कि इस डेटा के लिए, इस प्रेडिक्शंस के लिए या इस सॉल्यूशन के लिए मुझे किस अल्गोरिदम को यूज करना पड़ेगा, कौन सा अल्गोरिदम सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। फिर आता है 6th स्टेप, अब आप अपने मॉडल को ट्रेन करो, एंड देन 7th स्टेप, एवेल्यूट करो कि मैं अपने इस मॉडल को रियल वर्ल्ड में कितना ज्यादा रिलायबली यूज कर पाऊंगा। दिस इज द 7th स्टेप टू ट्रेन एनी मशीन लर्निंग मॉडल। अब हम लोग डीप डाइव करते हैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में, और ये 7 स्टेप देखते हैं विथ प्रैक्टिकल कि कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगा, एकदम बिगिनर लेवल का, ताकि आप स्टेप्स को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ले ली कि सपोज हम लोग अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम लोगों को देखना है कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ठीक है, उसके लिए एक डेटा सेट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जब मैंने आपको बोला कि पहला स्टेप प्रॉब्लम को समझो, तो प्रॉब्लम को समझना कैसा होता है। अच्छा चलो, सच बताना दिल पे हाथ रख के कि आज तक आप लोगों ने काफी सारे मशीन लर्निंग मॉडल बनाए होंगे, काफी सारे बार डेटा यूज किया होगा। कब आप लोगों ने उस जो डेटा आप यूज कर रहे हो उसको CSV फाइल में खोला है और सिर्फ 5 मिनट तक, 2 मिनट तक बैठ के उस डेटा को देखा है। मैं बताता हूँ करना क्या होता है। डेटा खोला, 2 मिनट दो उस डेटा को समझो, उस डेटा से एक अच्छा रिलेशन बना। ये ही होता है एक अच्छा और एक असली AI इंजीनियर, जो अपने डेटा से कनेक्टेड होता है, जिस डेटा पे वो काम कर रहा होता है। मैंने ये डेटा खोला, मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहले देखो कि क्या क्या कॉलम्स हमारे पास हैं और किस कॉलम का क्या मतलब होता है। सबसे पहली कॉलम है जेंडर, स्टूडेंट के जेंडर की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि भाई वो किस पर्टिकुलर ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए। बाद में देखेंगे कि क्या इसका मेरे प्रेडिक्शन पे या किसी भी चीज पे फर्क पड़ेगा या नहीं। अभी के लिए सिर्फ डेटा को फील करो, डेटा को समझो। थर्ड स्टेप क्या है आपका कि लेवल ऑफ एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री किसी कॉलेज में है, मास्टर्स डिग्री है, एसोसिएट डिग्री है। ठीक है, फिर कैसा खाना खाता है वो, लंच। अब आप सोचोगे कि यार स्टूडेंट परफॉर्मेंस दिया हुआ है डेटा और उसमें लंच का बात करने की क्या मीनिंग है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं किसी दिन आपको अच्छा खाना दूं तो आपका मूड अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं किसी दिन आपको खराब खाना दूं तो आपका मूड खराब रहेगा। और उसी चीज को ध्यान में रख के इस डेटा में एक कॉलम दी गई है लंच। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा, जब आप अपने डेटा को समझोगे, जब आप अपने डेटा को देखोगे। अगर इस डेटा को देखोगे ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई फीचर भी है मेरे पर्टिकुलर डेटा के अंदर। फिर क्या है, फिर यह है कि टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स, कि उसने कोई जो टेस्ट का प्रिपरेशन कोर्स था वो किया है या नहीं किया है। तो नन का मतलब नहीं किया है, कंप्लीटेड मतलब कंप्लीटेड, डन है। फिर उसके मैथ्स में क्या स्कोर थे, उसका रीडिंग स्कोर क्या है, उसका राइटिंग स्कोर क्या है। तो ये चीजें मेरे को मेरे डेटा में दी हुई है, सारी चीजें एक स्टूडेंट के बारे में, कि भाई उसका जेंडर क्या है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका लंच वो कैसा करता है, स्टैंडर्ड लंच करता है या फ्री लंच करता है या जो भी है। फिर टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स उसने किया है नहीं किया हुआ, मैथ में उसका क्या स्कोर था, उसका रीडिंग स्कोर क्या है और उसका राइटिंग स्कोर क्या है। और इससे हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो पास होगा या वो फेल होगा। क्लियर है इतनी बातें। लेकिन अब आप देखोगे कि मुझे इसमें कहीं पे भी रिजल्ट नाम की कोई कॉलम दिख नहीं रही है इस पर्टिकुलर डेटा में। तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब हमारे डेटा में तो है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको प्रेडिक्ट करना हो या जो आपको फोरकास्ट करना हो या फिर जो आपको क्लासीफाई करना हो वो आपके डेटा में दिया हो। हम खुद भी बना सकते हैं रिजल्ट वाली कॉलम।
यही तो चीज है। लेकिन ये सब कब पता चलेगा? ये सब तब पता चलेगा जब आप अपने डेटा को अच्छे से देखोगे, अपने डेटा को अच्छे से समझोगे, अपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखिए कुछ लाइब्रेरीज तो आपको पता ही है, आपको पहले इंपोर्ट कर ही देनी। अच्छा, कौन सी? सबसे पहले मैंने पांडास इंपोर्ट कर दी, नंपा इंपोर्ट कर दी, मैटप्लोट कर दी, सीबोन कर दी और जॉब लिप कर दी। अब ये जॉब लाइब्रेरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर एसकेएलएन के जितनी भी चीजें मुझे चाहिए, जैसे एसकेएलएन में मॉडल सिलेक्शन में ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, फिर लेबल एनकोडर, प्री प्रोसेसिंग में मैट्रिक्स में से एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एनसेम्बल में से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। क्यों रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप करेंगे हम लोग, एक डीएफ, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम हमारे डेटा को रीड करवा के स्टोर करवा देंगे। वो मैंने करवा दिया। फिर सबसे पहले मुझे क्या करना है? शेप देखना है मेरे डेटा का कि भाई मेरे डेटा का शेप क्या है। तो वो मुझे दिख गया 1008। इसका मतलब क्या होता है? 8 कॉलम और 1000 रो। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे डेटा की साइज क्या है, शेप क्या है बेसिकली। और df.head आपको आपके डेटा की पहली 5 रो दिखाता है। तो ये रही मेरे डेटा की पहली 5 रो। क्लियर है? ये हो गया। अभी तक कोई हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही, अभी तक हम हमारे प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, डेटा समझ रहे हैं क्या है। अब हम लोग जाते हैं हमारे सेकेंड स्टेप में, यानी कि क्या था हमारा सेकेंड स्टेप? ध्यान से याद करिए। प्रॉब्लम समझ लिया, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम हो गई, डेटा कलेक्ट हो गया। अब हम लोग जाते हैं ईडीए। ईडीए का मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा को क्लीन करना। देखिए डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या समझो। जब आप रो डेटा कलेक्ट कर रहे हो कहीं से, तो उस डेटा में नल वैल्यूज हो सकती है, उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज हो सकती है, उस डेटा में नॉन जीरो नंबर्स हो सकते हैं, उस डेटा में ये सारी चीजें हो सकती है ना। लेकिन जब आप अपने मॉडल को एक ऐसा डेटा देते हो जिसमें नल वैल्यूज हैं, आउटलायर्स हैं, जिसके अंदर एम्प्टी वैल्यूज हैं, तो आपका मॉडल अच्छे से लर्न यानी कि अच्छे से सीख नहीं पाता। और वो अगर अच्छे से सीखेगा नहीं तो अच्छे से बताएगा कैसे, है ना। तो इसीलिए हमको हमारे डेटा को क्लीन करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले df.info किया। df.info से हमको क्या पता चलेगा कि कितनी कॉलम्स है, डेटा टाइप क्या है उस कॉलम का, और नल वैल्यूज है या नहीं है। अब देखो टोटल हमने देखा था 1000 रोज है और इन सब में नॉन नल कितनी है? 1000, यानी कि एक भी नल वैल्यू नहीं है इस डेटा में। लेकिन ये पता होना जरूरी है, चेक करना जरूरी है कि नल वैल्यू है या नहीं है। तो चेक कर लिया, कोई नल वैल्यू नहीं दी। या तो फिर आप ये भी कर सकते थे, इज नल डॉट सम। इज नल डॉट सम आपको क्या करके देगा? टोटल कितनी नल वैल्यूज है आपके डेटा में वो आपको बता देगा। जब मैंने इज नल डॉट सम किया तो सब में 000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक भी नल वैल्यूज नहीं है। ये करने के बाद हम क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि हमारा डेटा कितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए हमने क्या हिस्टोग्राम का यूज किया। ठीक है, अब ये सब आपको आना चाहिए। हिस्टोग्राम का यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा कितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख लो मैथ स्कोर का डेटा, रीडिंग स्कोर का डेटा, राइटिंग स्कोर का डेटा कितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन हम लोग क्या देखेंगे? देखेंगे हम लोग कोरिलेशन। मैंने आपको बताया था कि एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ क्या रिलेशन है, क्या इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है या इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है। तो वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए और उसके लिए हम लोग देखेंगे कोरिलेशन। कैसे? हियर इज द कोरिलेशन हिटमैप। हर कॉलम का दूसरी कॉलम के साथ, मैथ स्कोर के साथ देखोगे ऑब्वियसली 1 होगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, फिर आपने मैथ स्कोर का रीडिंग स्कोर के साथ देखा तो 0.82। अब इसका क्या मतलब होता है? जब माइनस में हो तो क्या मतलब होता है, प्लस में हो तो क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें पढ़ने से पता चलती है। बस कोरिलेशन के बाद आपको देखना है कि कैटेगरी इंपैक्ट, किस कैटेगरी का किस पे क्या इंपैक्ट कर रहा है। सिंपल, मतलब कि पूरा डेटा को एनालाइज करना कि इस डेटा में नल वैल्यूज हैं या नहीं, इस डेटा में एक कॉलम का दूसरी कॉलम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एक दूसरे फीचर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है जिसको हम कोरिलेशन बोलते हैं, एवरीथिंग। ये बहुत नॉर्मल डेटा है और बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसलिए ईडीए इतने कम स्टेप्स में खत्म हो गया। अगर इसमें मिसिंग वैल्यूज होती है तो फिर हम मिसिंग वैल्यू को फिल करते या तो डिलीट करते। तो फिल कैसे करते हैं? न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू हो तो उसको फिल करने के लिए मीन मीडियन यूज करते। अगर अल्फाबेटिकल मिसिंग वैल्यू है तो फिर उसको फिल करने के लिए मोड का यूज करते। डिलीट करना होता है तो डिलीट करते। किस सिनेरियो में डिलीट करना है, किस सिनेरियो में फिल करना है, ये भी एक अलग चीज है। लेकिन बेसिकली थर्ड स्टेप है आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये स्टेप खत्म होने के बाद
जब आपका ये स्टेप खत्म होता है तो हम चले गए हमारे फिफ्थ स्टेप पे, विच इज फीचर इंजीनियरिंग। हमारे फीचर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सारे फीचर्स, एवरेज स्कोर, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर और राइटिंग स्कोर, ये 3 स्कोर हमारे पास है। उसमें से हम लोग एक एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं हर एक स्टूडेंट का। 3 अलग अलग स्कोर दिए, उसमें से मैं एक एवरेज स्कोर निकालूंगा। क्यों? जब मैं एक एवरेज स्कोर निकालूंगा तो मैं बता पाऊंगा कि इतने स्कोर से अगर ऊपर है तो पास, इतने स्कोर से नीचे है तो फेल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही तो क्लासिफिकेशन करना था कि कौन सा स्टूडेंट पास होगा, कौन सा स्टूडेंट फेल होगा, है ना। लेकिन इसके लिए मुझे रिजल्ट नाम की कोई कॉलम तो दी नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे दिया गया है उसी का यूज करके कुछ नया करने का ट्राई। ये होता है फीचर इंजीनियरिंग। 3 स्कोर मेरे पास है, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर। तीनों के बेस पे मैं एक एवरेज स्कोर निकालूंगा, एक नई कॉलम बना लूंगा। ठीक है, तो मैंने एक एवरेज स्कोर बना दिया। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा कि भाई अगर मेरा जो एवरेज स्कोर है, जो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है, देख रहे हो कि अगर जो मेरा एवरेज स्कोर है वो किस तरीके से, लाइक 75, 50, 75 मतलब हाई, 75 एंड अबो हाई हो गया, 50 एंड अबो मीडियम हो गया, एंड बाकी उससे नीचे लो। फिर मैं क्या करूंगा कि भाई उसको अप्लाई कर दूंगा, जो मैंने एवरेज स्कोर निकाला था उसमें ये अप्लाई कर दूंगा, एंड देन मैं रिजल्ट नाम की एक कॉलम बना के उसमें ये एवरेज स्कोर का, जो मैंने एवरेज स्कोर जो निकाला हम लोगों ने, जैसे ही हमने एवरेज स्कोर निकाल दिया ना, मिल गया, अब हमको पता चल गया, तो बस यहाँ पे लगा देंगे कि अगर x मेरा किस रेंज में, अगर मेरा x सपोज करो 50 के अबो है या 50 है तो पास, उसके अलावा फेल। जो मेरा एवरेज स्कोर निकल रहा है वो 50 है, उसके अबो जा रहा है तो पास, उसके नीचे आ रहा है तो फेल। तो सिंपल मुझे एक रिजल्ट नाम की कॉलम मिल गई और उस रिजल्ट नाम की कॉलम में पास फेल पास फेल पास फेल स्टोर हो गया। तो अब मेरे लिए क्लासिफिकेशन करना कि कौन सा स्टूडेंट पास है कौन सा स्टूडेंट फेल है इजी हो गया। ये मुझे दिया नहीं गया था, ये हमने खुद से किया, फीचर्स को समझा और उसके अकॉर्डिंगली एक नया फीचर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपको जो डेटा दिया गया है बस उसी में आपको खेल खेल करना है, आप उस डेटा का यूज करके खुद से नई कॉलम्स बना भी सकते हो, कोई कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो जो आपको नीडेड नहीं है, एनीथिंग यू कैन डू। और उसको हम लोग बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ये हो जाने के बाद पास फेल पास फेल पास फेल मिल गया मुझे। अब देखो यहाँ पे मैंने लेबल एनकोडिंग किया हुआ है। लेबल एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, लेबलिंग। अब ये पूरा मैं समझाने बैठूंगा तो एक पूरा वीडियो लगेगा, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स और वाई में मेरे डेटा को डिवाइड कर दिया। एक्स जो मेरा, उसमें वो कॉलम्स रहेंगी जो मुझे चाहिए ट्रेन करने के लिए मॉडल को। जब मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा तो मैं उसको रिजल्ट नाम की कॉलम नहीं दूंगा, नहीं तो उसके पास तो पहले से आंसर होंगे तो वो उसको याद कर लेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा मॉडल मेमोराइज करे, मैं चाहता हूं कि मेरा मॉडल सीखे। तो सीखने के बीच में और याद करने के बीच में देयर इज अ डिफरेंस, और इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अपने मॉडल को ट्रेन करो तो अपने डेटा में से उस कॉलम को निकाल दो जिसमें आंसर, तो आपका मॉडल मेमोराइज नहीं करेगा, आपका मॉडल सीखेगा। तो मैंने क्या किया, एक्स लिया और रिजल्ट नाम की जो कॉलम थी उसको ड्रॉप कर दिया, और एक्स में मेरा बाकी का डेटा मैंने स्टोर करवा दिया, और वाई में जो कॉलम जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर दिया। ये हो गया। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, दैट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। क्या होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? देखो, जब भी आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसको डेटा स्प्लिट करके देना पड़ता है, ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। और रेशियो हमेशा याद रखना है कि आपका ट्रेनिंग डेटा ज्यादा होना चाहिए और टेस्टिंग डेटा कम होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्स के लिए करते हैं, जो हमारी एग्जाम्स होती है बस उसी की तरह, कि हम पढ़ के ज्यादा जाते हैं और टेस्ट कम चीजों का होता है। अगर आप पढ़ के ही कम जाओगे और टेस्ट ज्यादा चीजों का हो गया तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। तो आपको आपके डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना पड़ता है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने टेस्ट साइज रखी है 0.2, मतलब कि 20% डेटा मेरा टेस्टिंग का और 80% डेटा ट्रेनिंग में चला गया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, खत्म। अब आप लोग आगे बढ़ोगे और आपका ये वाला स्टेप परफॉर्म करोगे, विच इज एल्गोरिथम। मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, तो मैं रैंडम फॉरेस्ट का यूज करूंगा एंड ट्रेन द मॉडल। अब हमारा 6th स्टेप है कि हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो हियर मॉडल नाम का एक वेरिएबल लिया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है, उसमें जो इनबिल्ट मेथड है यूज किया। मैक्स डेप्थ क्या होता है, रैंडम स्टेट क्या होता है, ये सब आपको जब आप रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। बस फिर मॉडल को फिट किया एंड देन मैंने मॉडल ट्रेन कर दिया एंड माय मॉडल ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। मॉडल ट्रेन हो गया। ध्यान से देखोगे तो मॉडल ट्रेन करना तो 4 लाइन का कोड है सिर्फ, लेकिन इसके पहले आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं सो दैट आप जो भी मॉडल ट्रेन कर रहे हो वो इतना रिलायबल हो फॉर द रियल वर्ल्ड ऑल्सो, कि बाकी लोग भी उसे यूज कर पाए। क्योंकि आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल खुद के लिए नहीं बना रहे होते, लोगों के लिए बना रहे होते, है ना। तो आपको वो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब
आफ्टर दैट आपका मॉडल एक बार ट्रेन हो जाए, देन हम लोग उससे प्रेडिक्शंस करवाएंगे और उसकी एक्यूरेसी के बारे में जानेंगे। तो जब मैंने एक्यूरेसी देखी तो इस मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है 1.0 विच इज 100%, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। कभी भी किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी 100% नहीं आनी चाहिए। तो इसकी क्यों आ रही है? बट ऑब्वियस है क्योंकि मैंने एक ये सैंपल डेटा सेट लिया है और एकदम सिंपल और बेसिक टेक्निक्स यूज की है, इसमें मैंने कुछ भी एडवांस नहीं किया, तो वो 100% एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिर्फ एक्यूरेसी पे रिलाई नहीं किया, यहाँ पे प्रिसीजन भी है, रिकॉल भी है और F1 स्कोर भी है। अब बात यह आती है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है। बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपका जो ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस का डेटा सेट है, इसमें से आपने प्रेडिक्ट किया 100 बच्चे, अपने 100 बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, 100 बच्चे, 100 बच्चों में से आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि 70 बच्चे पास है, लेकिन एक्चुअली में 60 यानी कि 60 बच्चे ही पास थे। तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन, कि आपका मॉडल कितना प्रिसाइजली प्रेडिक्ट, जितना उसने प्रेडिक्ट किया उसमें से कितना ट्रू है, दैट इज प्रिसीजन। अब बात करते हैं रिकॉल कि सपोज आपके टोटल जो बच्चे 100 बच्चे उसमें से टोटल 70 बच्चे पास है और आपका मॉडल कितने प्रेडिक्ट कर पा रहा है एक्यूरेटली, दैट इज रिकॉल। समझ में आया? प्रिसीजन का मतलब कि जितना प्रेडिक्ट किया उसमें से कितना ट्रू है, और रिकॉल का मतलब जितना टोटल ट्रू है उसमें से आप कितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ये होता है रिकॉल। और F1 स्कोर का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉडल के लिए प्रिसीजन और रिकॉल को बैलेंस करने के लिए F1 स्कोर फाइंड करना पड़ता है। तो जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, प्रिसीजन और रिकॉल बैलेंस्ड होता है यूजिंग F1 स्कोर, उसके बाद जाके आपका मशीन लर्निंग मॉडल रिलायबल बनता है। सिर्फ एक्यूरेसी 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 कुछ नहीं होता, है ना। चाहे आपके मॉडल की एक्यूरेसी 95% भी क्यों ना, टिल इट कैन बी अ बैड मॉडल अगर उसका प्रिसीजन और रिकॉल सही नहीं है तो ये बात हो गई प्रिसीजन और रिकॉल की और F1 स्कोर की। फिर मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया तो एवल्यूट देखने के लिए, है ना। एंड देन हमने जो फीचर्स के बारे में बात करी थी उसकी इंपॉर्टेंस देख ली कि किस फीचर की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो ये रही मेरी फीचर इंपॉर्टेंस। देन मैंने इस मॉडल, अच्छा अब क्या होता है, काफी सारे बच्चे 90% ऑफ बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं। एक्यूरेसी आ गई, प्रिसीजन आ गया, रिकॉल आ गया, हो गया? नहीं, ये तो अभी भी सिर्फ एक IPYNB फाइल ही है, ये मॉडल नहीं है, इसको आप कहीं और यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा आपके मॉडल को सेव, इस मॉडल को सेव करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी विच इज जॉब लाइब्रेरी, और इसका यूज करके अब मैं इस मॉडल को सेव करूंगा, joblib.dump मॉडल, जो भी नाम मुझे देना है वो नाम। तो अब जाके ये मेरा मॉडल सेव हुआ इस नाम से। अब मैं इस मॉडल को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कहीं पे भी, सिंगल एक बार ट्रेन किया और अब कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ये नहीं है कि जितनी बार जुपिटर नोटबुक खोलूंगा उतनी बार रीट्रेन करना पड़ेगा, फिर से सारे सेल रन करने पड़ेंगे, उसको मॉडल नहीं बोलते। अब जाके ये मॉडल मेरा हुआ सेव, .tkl फाइल बनी। अब इस मॉडल को आप किसी भी वेबसाइट में, मतलब कहीं पे भी जाके यूज कर सकते हो। तो ये हुए प्रॉपर स्टेप्स किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के, जीरो से लेके मॉडल सेव करने तक। अभी भी इसको डिप्लॉय नहीं किया, उसके लिए हम स्ट्रीमलीट का यूज करेंगे, या तो फ्लास्क का यूज कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई, फास्ट एपीआई, कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो हम लोग आगे के स्टेप में करते हैं। अभी तक आपको समझ में आया कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, किस स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों कौन से स्टेप फॉलो किए। ये स्टेप्स आप एक बार याद कर लोगे ना, फिर आप कितना भी एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल क्यों नहीं कर रहे, बस आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना है, और फिर आप एक रिलायबल रियल वर्ल्ड यूज केस वाला मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर पाओगे। ओके, तो अभी तक के लिए हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन कर लिया, मॉडल को सेव कर लिया। डिप्लॉयमेंट हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्ट्रीमलीट का यूज करके इस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, सेम मॉडल को। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी नई चीजें सीखने मिली होंगी। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ ट्रेन कर पाओगे। आपको जो लगता है कि जिस आपके जो भी फ्रेंड्स को, जिन भी लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो की नीड है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और सारे वीडियोस एंड तक देखने का ट्राई करो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस ना। ठीक है, तो वीडियोस को पूरा देखने का ट्राई करो। थैंक यू सो मच, दिस इज प्रोफेसर अनप्लग्ड। मिलते हैं किसी और वीडियो में।